नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्लेन विद हिमांशु में। जैसे कि आप जान रहे हैं हमारी पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, तो आज हम 2018 पॉलिटी के पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला विकल्प कह रहा है कि पहली लोकसभा में विपक्ष का सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी था। दूसरा विकल्प कह रहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1969 में मान्यता दी गई थी। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि लोकसभा में यदि किसी दल के न्यूनतम 75 सदस्य ना हो तो उसको नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिल सकती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? अब जैसे पहला हमारा विकल्प नंबर 3 को आप देखिए, कह रहा है कि न्यूनतम 75 सदस्य हैं और हमको पता है कि टोटल का कितना होना चाहिए, 10% होना चाहिए। अगर टोटल का 10% होना चाहिए, लगभग 55 के आसपास सदस्य। 75 नंबर ज़्यादा है। अगर हम 3 को कैंसिल आउट करते हैं तो देखिए 3 कहाँ कहाँ है, 3 देखिए इसमें है, 3 इसमें है और 3 इसमें है। आंसर अपने आप बी सही हो गया। ठीक है, हमको सोचना भी नहीं है पहला सही है दूसरा सही है, यानी इस ई वाला तो हमको लगभग पता ही होता है क्योंकि हम पढ़ते ही हैं। पहला हमको नहीं पता होता है तो कोई बात नहीं, दूसरा नहीं पता है कोई बात नहीं, लेकिन ये तो हमको पता ही है। अब जैसे अगर हम बात करें कि पहली लोकसभा में विपक्ष का सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी था, तो ये गलत है क्योंकि लोकसभा का सबसे मतलब लोकसभा में विपक्ष का सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी था, ये गलत है। पहली लोकसभा में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया था जिसके 16 सदस्य थे। ठीक है, और अगर हम बात करें कि स्वतंत्र दल की, तो स्वतंत्र दल का गठन श्री राजगोपालाचारी जी ने किया था। ठीक है, और ये 1959 से 74 के आसपास एक बड़ी राजनीतिक पार्टी थी और चौथी लोकसभा में सबसे विपक्ष की पार्टी थी। ठीक है, और अगर हम लोकसभा नेता प्रतिपक्ष की सर्वप्रथम 1969 में मान्यता दी गई की बात करें तो ये तो हमारा सही था। और तीसरा हम जान ही रहे हैं कि कुल का 10% चाहिए होता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न हमारा देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। और दूसरा कह रहा है कि 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है एवं उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो पहला हम जानते हैं कि 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इंक्लूड की गई थी संविधान में। ठीक है, पहला संविधान संशोधन हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में। दूसरा कह रहा है कि 9वीं अनुसूची में डाला गया कोई कानून की वैधता का परीक्षण नहीं किया जा सकता, तो ये इसमें क्या है, ये गलत है क्योंकि आईआर कोलो बनाम तमिलनाडु सरकार 2007 में के अनुसार संविधान के अगर मूल ढांचे का उल्लंघन कर रहा है कोई कानून तो उसको चुनौती दी जा सकती है। नहीं, मूल ढांचे के सिद्धांत के आधार पर 9वीं अनुसूची में डाले गए कानून की भी क्या किया जा सकता है, चुनौती दी जा सकती है। तो हमारा विकल्प क्या सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही संसदीय समिति इसकी समीक्षा करती है और सदन को सूचित करती है कि जो विनियम नियम उपनियम उप विधि आदि बनाने की शक्तियां संविधान द्वारा प्रदत्त है या सदन द्वारा प्रत्यायोजित है, उनका कार्यपालिका द्वारा इन प्रत्यायोजनों यानी डेलीगेशन की परिधि के भीतर उचित प्रयोग हो रहा है। तो इस दी गई हैं सारी समितियां, सरकारी आश्वासनों से संबंधित समिति, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, नियम समिति और कार्य सलाहकार समिति। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है अधीनस्थ, एक सेकेंड, इसका आंसर है अधीनस्थ विधान समिति। ठीक है, क्योंकि क्योंकि बाकी जो समितियां हैं, जैसे अगर हम बात करें सरकारी आश्वासन समिति की, तो यह समिति समय समय पर मंत्रियों के आश्वासनों, वादों और सदन के पटल पर किए गए वचनों की जांच करती है। और यह लोकसभा में 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा में इसमें 10 सदस्य होते हैं। ठीक है, और अगर हम नियम समिति की बात करें तो यह समिति सदन में प्रक्रिया कार्य संचालन के मामलों पर विचार करती है। ठीक है, और नियमों में आवश्यक संशोधन परिवर्धन सिफारिशें करती है। लोकसभा में इसमें 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा में 16 सदस्य होते हैं। नियम समिति में क्या होता है कि इसका जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष होता है और राज्यसभा में सभापति होता है। ठीक है, तो इस तरीके से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो कह रहा है कि किसी बिल या विधेयक को धन विधेयक तब माना जाएगा जब इसमें केवल किसी कर के अधिरोपण, उन्मूलन, माफी, परिवर्तन विनियम से संबंधित है, हमको इसमें नहीं खोजना है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि धन विधेयक में भारत की संचित निधि एवं भारत की आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध होते हैं। तीसरा कह रहा है धन विधेयक भारत की आकस्मिकता निधि से धन के विनियोजन से संबंधित है। और चौथा कह रहा है कि धन विधेयक भारत सरकार द्वारा धन के उधार लेने या कोई
प्रत्याभूति देने के विनियमन से संबंधित होता है। ठीक है, तो अगर हम इसमें गलत की बात करें तो गलत क्या है? गलत है सी। ठीक है, धन विधेयक भारत की आकस्मिकता निधि से धन के विनियोजन से संबंधित होता है, ये गलत है। क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि धन विधेयक की अगर हम परिभाषा देखें तो अनुच्छेद 110 में दी गई है, और इसमें क्या कहा गया है कि धन विधेयक में क्या होगा? किसी कर का अधिरोपण, हटाना, परिवर्तन या नियंत्रण करना। ठीक है, और सरकार द्वारा उधार उधार धन लेने या नियंत्रित करने भारतीय सरकार की वित्तीय उत्तरदायित्वों संबंधित ये होता है। ठीक है, और भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अपेक्षा ऐसी किसी निधि का जमा करना, उसमें धन निकालना। ठीक है, ये सब होता है। और आकस्मिकता निधि क्या होती है कि संसद विधि बनाकर आकस्मिक धन का अगर निधि का राशि का निर्धारण कर दिया, ठीक है, तो होती है। और ये इसका क्या आकस्मिकता अलग अलग, मतलब संघ और राज्यों की आकस्मिकता निधि अलग अलग होती है। ठीक है, और इसका उल्लेख कहाँ किया गया? संविधान के अनुच्छेद 267 में। तो हमारा आंसर क्या है? नहीं, गलत क्या है? सी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कह रहा है कि प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। दूसरा विकल्प कह रहा है कि लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है? अब जरा आप देखिए कि पहला कह रहा है प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग होता है, ये सही बात है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं एक विधायक के मत के मूल्य की वैल्यू की अगर हम देखें तो क्या होता है कि राज्य या यूटी की कुल आबादी बटे विधानसभा में चुने गए कुल सदस्यों की संख्या गुणे 1/1000। तो क्या होगा? हर राज्य का अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि उनकी आबादी और उनकी विधायकों की संख्या अलग अलग है, तो एमएलए के मत का मूल्य अलग अलग हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोकसभा और दिया है लोकसभा के सदस्यों के मतों के मूल्य, तो ये गलत है। राज्यसभा और लोकसभा मतों का मूल्य बराबर ही होता है। ठीक है, दोनों का मतों का मूल्य कितना है? 700 का है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई हैं? दी गई थी। अब सोचिए, भारत शासन अधिनियम 1935 की बात कर रहा है, और भारत शासन अधिनियम 1935 कब आया? जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था। अब सोचिए कि जो अवशिष्ट शक्तियां होंगी वो क्या संघीय विधानमंडल को दी जाएंगी? नहीं दी जाएंगी। तीसरा देखिए, कह रहा है प्रांतीय विधानमंडल को, ये भी नहीं। प्रांतीय राज्यपालों को, ये भी नहीं। किसके पास होंगे? गवर्नर जनरल के पास होंगे। ठीक है, तो सीधा सा आंसर है। हम लॉजिक से सोचें कि ये किस समय की स्थिति है, किस टाइम पीरियड की बात हो रही है, तब भी हम सोच सकते हैं। तो क्या आंसर हो गया? बी हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधानसभा का या की अध्यक्ष यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है या रहती है तो अपने पद से रिक्त कर देगा। दूसरा कह रहा है कि जब विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद से तुरंत रिक्त कर देगा या देगी। उपयुक्त में से कौन सा या से सही है? तो पहला देखिए, पहला कह रहा है कि विधानसभा का अध्यक्ष यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहेगा तो इस्तीफा दे देगा, तो ये सही बात है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि जब विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे जाता है, तो ऐसा नहीं होता। नई विधानसभा के गठन तक वो अध्यक्ष पद पर बना रहता है। तो ये हमारा गलत हो गया, ये हमारा सही हो गया। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? हमारा ए हो गया। ठीक है, और हम जानते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 179 में 3 तरह से विधानसभा का अध्यक्ष यानी या लोकसभा के अध्यक्ष जो होता है वो इस्तीफा देता है। कौन सा? सदस्यता अगर उसकी खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, या वो त्याग पत्र दे दे, या उसको पद के खुद से हटा दिया जाए। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है? ये है। अगला है कि विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? ठीक है, अब इसमें देखिए, इस प्रश्न को देखिए, कह रहा है कि यदि विधियां अधिक होती हैं तो स्वाधीनता कम होती है। दूसरा कह रहा है कि यदि विधियां नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। तीसरा कह रहा है कि यदि स्वाधीनता है तो विधि निर्माण जनता को करना होगा। चौथा कह रहा है कि यदि विधि परिवर्तन बार बार होता है तो वह स्वाधीनता के लिए खतरा है। अब आप देखिए, नीचे से चलते हैं। कह रहा है कि यदि विधि परिवर्तन बार बार होता है तो यह स्वाधीनता के लिए खतरा है। मुझे ऐसा कैसे हो सकता है? अगर विधि बार बार चेंज हो रही है, यहाँ तो स्वतंत्र है। जैसे परिवर्तन हो रहा है समाज में, वैसे विधियों में परिवर्तन हो रहा है, तो ये तो नहीं होना चाहिए। अगला कह रहा है यदि स्वाधीनता है तो विधि निर्माण जनता को करना चाहिए। हाँ, ये सही बात है कि स्वाधीनता है तो जनता को करना चाहिए, लेकिन सारे लोग तो मिलकर नहीं कर सकते। तो क्या करते हैं? हम लोगों को चुनते हैं, सांसदों को चुनते हैं, विधायक चुनते हैं जो हमारे लिए विधियों का निर्माण करते हैं। तो ये भी नहीं हो सकता। पहला कह रहा है कि यदि विधियां अधिक होती है तो स्वाधीनता कम होती है, ये भी नहीं है। अब ये देखिए, डी कह रहे यदि विधियां नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है, और ये सही बात है। क्योंकि अगर रूल समाज के विधियां क्या होती हैं? विधियां होती हैं समाज का मार्गदर्शन करती हैं। ठीक है, वो हमारे मार्गदर्शक रूप में है।
अगर मार्गदर्शक हुआ तो ज़ाहिर सी बात है विधियाँ होंगी तो हमारी स्वाधीनता क्या होगी? अच्छी होगी, कम थोड़ी होगी स्वाधीनता, मतलब क्या होगा, यदि विधियाँ नहीं है तो स्वाधीनता नहीं होगी। और जॉन लॉक ने कहा भी है कि जहाँ कोई विधि नहीं होती, वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं होती। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडिक कार्रवाई स्थित नहीं की जा सकती है। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जा सकते हैं। उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो ये हम जान ही रहे हैं कि अगर राज्यपाल है, ठीक है, होता है तो उसके कार्यकाल के दौरान उसके खिलाफ कोई दंडिक कार्रवाई नहीं की जा सकती है। तो ये हमारा सही है। दूसरा कह रहे हैं कि किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जा सकते हैं। तो ये भी सही है। ठीक है, तो ये दोनों ही सही हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? हमारा आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। और हम जानते हैं कि राज्यपाल जो है उसके खिलाफ जैसे क्या होता है, राज्यपाल हुआ या राष्ट्रपति हुआ तो उनको क्या है, विशेषाधिकार प्राप्त है, उन्मुक्तियां प्राप्त हैं। ठीक है। और मतलब उनके कार्यकाल के दौरान उसे सिर्फ आपराधिक कार्यवाही की सुनवाई से उन्मुक्ति प्राप्त है। ठीक है। उसे गिरफ्तार कर कारावास में नहीं डाला जा सकता है। यदि 2 महीने के नोटिस पर व्यक्तिगत क्रियाकलापों में उनके विरुद्ध नागरिक या सिविल कानूनी संबंधी कार्रवाई प्रारंभ की जा सकती है। ठीक है। तो ये व्यक्तिगत पे होता है। तो हमारा आंसर क्या है? बी सी है हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा? ठीक है। किसे विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों में? शक्तियों का परिसीमन, ठीक है, हमने अभी डिस्कस ही किया था। विधि के समक्ष समता, सही बात है। अगला कह रहा है सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व। सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व कैसे होगा? जन सरकार का उल्टा होगा, जन के प्रति उत्तरदायित्व। स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार, सही है। 4 तो 1 2 4 हो जाएगा। 3 अगर हम काटते तो ये हमारा चला जाता। ठीक है, तब हमारे पास 2 विकल्प बचते। ठीक है। अगला है कि यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन यह उपबंधित यथा उपबंधित अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है तो क्या होगा? उस राज्य की विधानसभा स्वतः भंग हो जाएगी। उस राज्य की विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होंगी। उस राज्य में अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाएगा। राष्ट्रपति उस राज्य की शक्तियां संबंधित विधियां बना सकता है। अब देखिए 19 तो कैंसिल आउट गई। अब देखिए सीधे 53 कह रहा है कि क्या होगा। अब हम जानते हैं कि जब अनुच्छेद 356 आता है, ठीक है, तो क्या होता है, राज्य की कार्यपालिका क्या हो जाती है? बर्खास्त हो जाती है। ठीक है। और राज्य विधायिका या तो निलंबित हो जाती है या अथवा विघटित हो जाती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उस राज्य के विधानमंडल की शक्ति संसद द्वारा या उसके प्राधिकारी के अधीन प्रयोज्य होंगे, क्योंकि राष्ट्रपति क्या करता है? राज्यपाल के थ्रू शासन चलाता है। ठीक है। राष्ट्रपति राज्यपाल के माध्यम से राज्य का प्रशासन चलाता है तथा संसद राज्य के लिए कानून बनाती है। तो संक्षेप में अगर हम कहें तो राज्य की कार्यकारी या विधायी शक्तियां केंद्र के पास आ जाती हैं। ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसमें उपयुक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से दिया गया है? तो देखो निजता के अधिकार हम जानते हैं कि अनुच्छेद 21 भाग 3 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता पुट्टा सामयिक केस में निजता के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बोला है। ठीक है, जिसे अनुच्छेद 21 के तहत बोला गया है। तो अनुच्छेद 21 सीधा इसमें है और भाग 3 की गारंटी है। तो हो गया आंसर सी। ठीक है। चलिए, धन्यवाद जुड़ने के लिए, बने रहिए। थैंक यू।